अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अमीर फ़ारिसुद्दीन अख्तरी ने अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान से आने की वजह दरियाफ्त की। वो अपने तय ये अग़्ज़ कर चुका था कि उसकी आमद के पीछे कोई अहम बात मख्फी है। वो ऐसा अंदाज़ा लगाने में नाकाम भी कैसे हो सकता था, क्योंकि सारा ज़माना जानता था कि अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान सुल्तान बेबरस का मोतमिद ख़ास है। अमीर फ़खरुद्दीन ने बात का आगाज़ करने में किसी उजलत का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि निहायत इत्मीनान से कहवा पीने की फरमाइश की। फ़ारिसुद्दीन अख्तरी ने मुस्करा कर उसे बताया कि कहवा और खाने का कह दिया गया है। अमीर अख्तरी अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान धीमे अंदाज में बोला, सुल्तान बेबरस को इक़्तिदार संभालते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तुम कुछ अरसा पहले तक तो शाही दरबार में बड़े जोशो खरोश से दिखाई दिया करते थे और अपने सुल्तानों के सामने हमेशा सुल्तान मोहतरम के हक़ में आवाज़ बुलंद किया करते थे। अब ऐसी कौन सी मजबूरी पेश आ गई है कि तुमने न सिर्फ दरबार में आना तर्क कर दिया है, बल्कि हल्का उम्रा से भी मुंह मोड़ लिया? क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझते हुए बताना पसंद करोगे? अमीर लुकमान फ़ारिसुद्दीन अख्तरी बोला, क्या तुम्हें सुल्तान ने यह मालूम करने के लिए मेरे पास भेजा है, या तुम अपने तौर पर यह सब पूछ रहे हो? मुझे सुल्तान मोहतरम ने तुमसे मुलाकात करने के लिए ज़रूर कहा है, मगर यह सवाल मेरा अपना है। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो मेरा दिल हल्का इक़्तिदार से उसी दिन टूट गया था जिस दिन मलका शजरतुद्दहर की कटी पटी लाश मैंने जबल की खंदक से निकाली थी। मैंने एक पुरवकार औरत का तकलीफ़दा अंजाम देकर इबरत पकड़ी थी। शायद मैं उस दिन से इस निज़ाम को खैराबाद कह चुका होता, मगर ममलूक अफवाज की मोहब्बत ने मेरे कदम हमेशा बांधे रखे। तुम्हें शायद मालूम नहीं, उन सिपाहियों में बेशुमार ऐसे हैं जिन्हें मैंने अपने बच्चों की मन्नत पाल कर जवान किया है। उन्हें मैदान जंग के रमूज़ सीखे। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तुम्हारा सुल्तान भी उन्हीं में शामिल हुआ करता था। एक वक्त था कि उसे मुझसे मिले बिना एक पल भी सुकून नहीं हो पाता था, और अब फ़ारिसुद्दीन अख्तरी गहरी आह भर कर रह गया। खैर, मैंने मलका शजरतुद्दहर की मौत के बाद कई बार कोशिश की कि इक़्तिदार के हिसार से निकल कर सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारूँ, मगर सुल्तानों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं उनकी ज़रूरत बन चुका था। ममलूक सिपाही मेरी बात को फ़ौक़ियत देते थे और उमरा में भी अच्छी साख रही। मैं दोनों तबकों को संभाल सकता था। सुल्तानों की निस मुश्किलात का हल तो मेरी ज़ात थी। तुम्हारे सुल्तान ने बरसर इक़्तिदार आते ही मुझे इस जिम्मेदारी से परे कर दिया और यह सब खुद अपने ज़िम्मे ले लिया। मुझे खुशी है कि वो इसमें कामयाब रहा और मुझे अपनी ख्वाहिश पर अमल करने का मौका मुयस्सर आ गया। कहरा में आमद पर मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं था कि सुल्तान मलिकुल मुज़फ़्फ़र को कत्ल कर दिया गया है, बल्कि मुझे इस बात का कलक था कि बेबरस ने ऐसा क्यों किया। मुझे उससे ऐसी तवक्को नहीं थी। मेरी निगाह में उसका जो मकाम है, मैं उसे वहाँ से गिरता हुआ देख नहीं सकता था। वो मेरी मोहब्बत का जोश था और मेरे जज्बात की रूह में बेकर सबके सामने यह हो गया था। लोगों ने उसे जो भी समझा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। जब बेबरस के दामन पर लगा हुआ दाग मुझे धुलता हुआ दिखाई दिया तो मैंने अपने रवैये पर माजरत की थी। कुछ लोग ये कहते रहे कि मुझे मौजूल करने की एक वजह यह भी थी। ममलूक सिपाहियों ने गम और गुस्से का इजहार किया, मगर मैंने उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझा डाला कि मेरी हड्डियां बुढ़ापे का शिकार हो रही हैं और बलादे मिस्र को मजबूत हाथों की ज़रूरत है। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरसी असल हकदार है। वो मुझसे ज़्यादा मजबूत मुहाफ़िज़ है। अमीर फ़ारिसुद्दीन अख्तरी ने जब अपनी बात ख़त्म की तो अमीर फ़खरुद्दीन को यह एहसास हुआ कि वाकई तवील अरसे से उसके अंदर रुका हुआ तूफ़ान उसके लबों से निकलने के लिए बेताब था, जो आज न जाने क्यों बिफर सा गया था। उसकी बात से यह तासुर भी झलकता था कि उसे अपनी माजूली का भी गहरा रंज था। अमीर अख्तरी, तुम्हारे ख्याल में सुल्तान बेबरस कैसा शख्स है? अमीर फ़खरुद्दीन ने पूछा। कैसी बेतुकी बात की तुमने? मैं उसे उस वक्त से जानता हूँ जब उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली थी। उसकी तमाम तरबियत मेरे सामने हुई। मैं उसकी फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। फ़ारिसुद्दीन अख्तरी तेज़ी से बोला। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने अजीब निगाहों से उसकी जानब देखा और इस्तफ़सार किया, जाकर अपने सुल्तान से कह देना कि मुझे उसके साथ कोई अदावत नहीं है और न ही मैं उसके खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा हूँ। वो हलम में जो कुछ करता है वो मुझसे ढका छुपा नहीं है। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा।
फारसुद्दीन अख्तई का यह जुमला उसे मुजरमों के कटोरे में ला खड़ा कर सकता था। इससे साफ ज़ाहिर होता था कि रियासत हलब में पकने वाली खिचड़ी में यकीनन फारसुद्दीन का हाथ भी शामिल रहा होगा। उसे रियासत हलब तक रसाई हासिल थी और बकौल वो अपने इस गोरख धंधे को खैराबाद कह चुका था। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान उसकी बात पर गुस्सा गया। इसी दौरान कहवा गया। फारसुद्दीन अख्तई ने उसकी तवज्जो कहवे की जानब दिलाई तो उसे अदराक हुआ कि वह फारसुद्दीन अख्तई के पास मौजूद है। कहवे की चुस्की लेते हुए वह दोबारा मुखातब हुआ। अमीर अख्तई, जो तुम अंदाज़ा कायम किए बैठे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि हलब में सुल्तान क्या कुछ करते रहे हैं या वहाँ के हालात का कोई ताल्लुक तुम्हारे साथ है। मैं एक दूसरे काम से तुम्हारे पास आया था। उसकी निस्बत में मैंने तुमसे ये राय तलब की थी कि तुम सुल्तान मोहतरम को कैसा ख्याल करते हो। क्या वो अच्छा इंसान है? उसमें खूबियाँ पाई जाती हैं? उसकी हकमियत में जोर सितम तो नहीं है? फारसुद्दीन अख्तई उसकी बात को समझ ना पाया और मुताज्जिब निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा उसकी अच्छाइयों और खूबियों का मेरे मुंह से सुनना क्या मैनी रखता है? वो जैसा है सारे ज़माने को मालूम है। वो यकीनन एक बहादुर और जुर्रतमंद शख्स है जिसे मैं खुद भी पसंद करता हूँ। अमीर अख्तई, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम हकीकतन सुल्तान मोहतरम को अपनी फर्जिंदी में ले लो? फारसुद्दीन अख्तई उसकी बात पर दम बखुद बैठा रह गया। उसकी आंखों से गहरा इस्तेजाब झलकने लगा। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने चंद लम्हे पहले जो कुछ सुना था वो वाकई अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान के मुंह से निकला था। ये ख्याल बेबरस के दिल में क्यों कर आया? फारसुद्दीन अख्तई आज़िकी से बोला। अमीर अख्तई, तुम समझदार हो, मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अमीर लुकमान ने कहा। शायद मुझे किसी और मौके पर इस बात की ज़्यादा खुशी होती है, मगर इस हालत में अफसोस हुआ है। मैं तुम्हारी बात से क्या मुराद लूँ? अमीर फ़खरुद्दीन गहरे लहजे में बोला। तुम अपने सुल्तान से जाकर कह दो मैंने उसे हमेशा अपने बेटों की तरह ही समझा है। अगर वो ये समझता है कि इस रिश्तेदारी से वो अपने शक को मिटा लेने में कामयाब हो सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अमीर फारसुद्दीन अख्तई ने दबे हुए अल्फाज में अपने गुस्से का इजहार किया। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने उसकी नामुनासिब रजामंदी पर शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ऐसा शख्स नहीं है जो अपने मकसद के हसूल के लिए ऐसी मज़मूम हरकत करेगा, बल्कि वह हकीकतन फारसुद्दीन अख्तई को वो शर्फ देना चाहता है जिसका वह हकदार है। अमीर फारसुद्दीन अख्तई ने ज़्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा। अमीर फ़खरुद्दीन वहाँ से निकलकर कसर सुल्तानी पहुँचा और अपनी कारगुजारी सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के सामने पेश कर दिया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने अमीर फारसुद्दीन अख्तई की रजामंदी पर खुशी का इजहार किया और सादा अंदाज में रस्म निकाह का ऐलान कर दिया। माह शाबान में नहायत सादगी के साथ सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस फारसुद्दीन अख्तई की बेटी ज़हरा खातून के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने अपनी शादी पर ज़्यादा धूमधाम का एहतमाम नहीं किया। यह वक्त खुशी मनाने का नहीं था, बल्कि सल्तनत इस्लामिया में मातम की सी फिजा कायम थी। हैद के मकाम में 60,000 मुजाहिदीन मौत के घाट उतर चुके थे। उनके घरानों में अभी तक तरीकी छई हुई थी। खलीफा इस्लाम भी लापता था। ऐसे दर्दनाक हालात में सुल्तान बेबरस अपनी शादी की खुशी कैसे मना सकता था? उसने सादगी से रस्म निकाह अदा किया और कहरा में गुरबा व मसाकीन को काफ़ी मकदार में अनाज तकसीम किया। नाजरीन, फनाजो खान कई दिन से मुतफक्र घूम फिर रहा था। वो किसी भी तरह मतीउद्दीन से एक मुलाकात करना चाहता था। वो चाहता तो सीधा मतीउद्दीन के पास चला जाता, मगर वो बरकई खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता था। बरकई खान ने उसे रवाना करते वक्त सख्ती से हुक्म दिया था कि वो तमाम मुद्दत मतीउद्दीन से दूर रहेगा। अगर इत्तफाक से कहीं आमना सामना हो भी जाए तो वो दोनों अजनबियों की तरह गुजर जाएं। मुमकिन था कि फनाजो खान इस हुक्म पर सख्ती से कारबंद रहता, मगर हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो चुके थे कि उसका मतीउद्दीन से बात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। वो चाहता तो बराह रास्त मतीउद्दीन के पास पहुंच जाता, मगर वो शेख कबीरुद्दीन को भी शक में नहीं डालना चाहता था। शेख कबीरुद्दीन के मुंह से गुलवकूज का नाम सुनकर जहाँ उसे शदीद हैरत का धचका लगा था, वहीं ये खौफ भी पैदा हो गया कि वो कहीं मतीउद्दीन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह अपना रोज़ाना मामूल में मसरूफ़ रहा और कोई ऐसा मौका ढूंढता रहा कि मतीउद्दीन से इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो जाए।
पहले तो वो सिपाहियों की मशकों से फारिग होकर अपने कमरे में चला जाता था, मगर अब उसने कुछ वक्त फसील और खुली छत पर गुजारना शुरू कर दिया। ये एक तरीका था जिसे उसे अपने मकसद में कामयाबी हो जाती है। एक शाम वो फसील पर खड़ा किसी ख्याल में मुनहमिक था कि उसे अपने शाने पर दबाव महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो मतीउद्दीन की सूरत दिखाई दी। फनाजो खान उसकी सूरत इतनी मुद्दत के बाद देखकर खिल उठा। मतीउद्दीन की हालत भी अजीब हो रही थी। उसका चेहरा खुशी और हैरत के मिले जुले असरात की गमाजी कर रहा था। अरे मोटे, तुम और यहाँ! मतीउद्दीन की चहकती हुई आवाज़ फिजा में गूंजी। मैं ख़ियाम जरी खेल दस्तों का सलार हूँ। फनाजो खान संभल कर खुश्क लहजे में बोला, तुम तो ये जानते थे कि मैं भी यही हूँ, फिर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। ये तो आज इत्तफ़ाक़न मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। मुझे तुमसे दूर रहने की हिदायत की गई थी, लिहाजा मजबूरी थी। फनाजो खान मुख्तसरन बोला, तुम्हारा इशारा बरकई खान की जानिब है। मतीउद्दीन चौंक कर बोला। फनाजो खान ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर सकूत छाया रहा। फिर फनाजो खान धीमे लहजे में बोला, तुम जानते हो कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है? क्या मतलब है? मतीउद्दीन उसकी जाने मुतहय्यर निगाहों से देखने लगा। गुलवकूज यहीं कहीं मौजूद है और शेख कबीरुद्दीन को मालूम हो चुका है कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक़ है। फनाजो खान ने जल्दी से कहा। मतीउद्दीन गैर मुतवक्के बात सुनकर परेशान दिखाई दिया। फनाजो खान उसे शेख कबीरुद्दीन की गुफ्तगू के बारे में तफसील से बताने लगा। मेरा तो उस वक्त माथा ठनका था जब वो कनीज़ मेरे कमरे में आई थी। मैं समझ गया था कि उसने जानबूझकर गुलवकूज की बात छेड़ी है, मगर इसे वह क्या हासिल करना चाहती थी ये मैं समझ नहीं पाया। मतीउद्दीन संजीदगी से बोला, मेरी राय है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, इससे पहले कि शेख कबीरुद्दीन कोई गलत हरकत करे। फनाजो खान ने मशवरा दिया, इस बारे में बाद में देखा जाएगा, अभी मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। गुलवकूज जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं शाह खान को देखकर समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मतीउद्दीन ने बेपरवाही से कहा। शाह खान का नाम सुनकर फनाजो खान के चेहरे की रगें खींचने लगीं। मतीउद्दीन ने उसे नरमी से समझाया कि वो कोई ऐसी हरकत न करे जिससे शेख कबीरुद्दीन को कोई शक पड़ जाए। दूसरा ये कि वो फासले ख़त्म करके बिला तकल्लुफ़ उसके पास आया जाया करे, ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें कोई सफाई न देना पड़े। वो अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि शेख कबीरुद्दीन भी उधर आ निकला। उसने उन दोनों को साथ देखा तो हैरान रह गया। वो अपने तय ये अंदाज़ा कायम किए हुए था कि वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, मगर यहाँ तो हालात बरअक्स दिखाई दे रहे थे। मतीउद्दीन ने शेख कबीरुद्दीन को बताया कि वो और फनाजो खान एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त हैं और सराय में एक छोटी सी बात पर इन दोनों में अनबन हो गई थी। आज उसकी सूरत अचानक दिखाई दी तो वो रह ना पाया और आगे बढ़कर उसने नाराज़गी की फ़िज़ा मिटा डाली। शेख कबीरुद्दीन को उनकी दोस्ती दुश्मनी से कोई गर्ज नहीं थी। उसने कोई तबसरा नहीं किया, अलबत्ता उसने उनकी नाराज़गी दूर होने पर किसी कदर खुशी का इजहार ज़रूर किया था। नाज़रीन, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को जब यह खबर पहुंची कि हलाकू खान ने 3 सफ़रतें रवाना की हैं, तो उसने अपने मुखबर रब्तों को इस ज़मन में मुतहरक कर दिया। जल्द ही नामावर कबूतरों की मदद से उसे मालूम हो गया कि हलाकू खान ने कैसर रोम की लड़की मिरिया का रिश्ता अबाका खान के लिए मांग लिया है। ये उसकी गहरी तदबीर थी जिसे सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस समझ गया था। उसे कुस्तुनतुनिया से भी ऐसी खबरें मिलीं कि कैसर रोम हलाकू खान की फरमाइश पर उसके बेटे अबाका खान के लिए अपनी बेटी मिरिया का रिश्ता देने के लिए आमादा दिखाई देता है। वो हलाकू खान जैसे ताकतवर ईसाई नवाज हुक्मरान को अपने कब्ज़े कुदरत से बाहर निकलने का मौका नहीं देना चाहता था। ये इत्तेहाद और रिश्तेदारी मुसलमानों के हक़ में निहायत नुकसानदा साबित हो सकती थी। सलेबी फाइटर्स कैसर रोम के इशारे पर नाचते थे। जब कैसर रोम उनकी डोर हिलाता तो वो मुसलमानों पर चढ़ाई कर देते और कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर देते। अभी तक हलाकू खान को सिर्फ अपनी ततारी फौज पर भरोसा था। मुसलमान हलीफ उसके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे। ततारी लश्कर तादाद में भी ज़्यादा थे और उनका अंदाज़ हरब भी मुसलमानों पर भारी पड़ा था। अगर ऐसे में सलेबी गिरोह उसके साथ मिल जाते तो इस्लामी सल्तनत के बाकी हिस्से भी बर्बादी का शिकार हो जाते। ये हालात बेहद तशवीशनाक थे। हलाकू खान की इस तदबीर का अजाला बेहद ज़रूरी था। सुल्तान बेबरस ने नहायत सोचो विचार के बाद इस तदबीर का ये तोड़ निकाला कि कैसर रोम को मंगोलों का ही नवाला बना दिया जाए।
وہ منگولوں کی کشمکش کے بیچ میں پس کر رہ جائے اور اس کی قوت منقسم کر دی جائے۔ سلطان بیبرس نے فوری کاتب کو بلوایا اور اسے اردو زرعی کے سلطان برکئی خان کے نام مراسلہ لکھنے کی ہدایت کی۔ اس مراسلے میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کی تدبیر کا ذکر کیا اور قیصر روم کے ساتھ رشتہ داری کو عالم اسلام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اس نے لکھوایا، اس خطرے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباقا خان کے لیے قیصر روم کی بیٹی میریا کا رشتہ مانگا ہے، بالکل اسی طرح برکئی خان بھی اپنے بھتیجے نوگئی خان کے لیے قیصر روم کی دوسری لڑکی کا رشتہ طلب کر لے۔ اس طرح قیصر روم بند کر رہ جائے گا، یا تو وہ دونوں سے معذرت کر لے گا اور کسی کے ساتھ بھی رشتہ داری نہیں بنائے گا، دوسری صورت میں وہ دونوں کی مانگ پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں منگولوں سے بیاہ دے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ اتحاد قائم نہیں ہو پائے گا جس کا خطرہ اس وقت امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ قیصر روم دونوں کی مدد کرنے سے عاجز دکھائی دے گا۔ یہ مراسلہ مکمل کروا کر سلطان بیبرس نے اس پر اپنی مہر ثبت کی اور اسے نامہ بر کبوتروں کی مدد سے بلاد شام پہنچا دیا۔ وہاں سے قاصدوں کے ذریعے یہ قسطنطنیہ کے راستے اردو زرعی پہنچ گیا۔ برکئی خان نے مراسلہ پڑھا اور سلطان بیبرس کے مشورے پر غور و خوض کیا۔ اس نے اپنے بھتیجے نوگئی خان کو بلوایا اور اس پر یہ اشکار کر دیا کہ قیصر روم کے ہاں اس کی شادی طے کی جا رہی ہے، اسے اس ضمن میں کوئی اعتراض تو نہیں۔ نوگئی خان نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا تو برکئی خان نے طویل مراسلہ قیصر روم کے نام تحریر کرایا، جس میں منگولوں کی عظمت اور شان کے قصیدے بیان کیے گئے اور ان کی بہادری کی داستانیں رقم کی۔ اس کے بعد اس نے اس کی دوسری بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے نوگئی خان کے لیے طلب کیا، ساتھ ہی ڈھکے الفاظ میں اس پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ قسطنطنیہ کی سرحدیں اردو زرعی کے ساتھ ملحق ہیں۔ قیصر روم کی سلامتی اس میں مضمر ہے کہ وہ برکئی خان سے اپنے تعلقات استوار رکھے۔ برکئی خان نے یہ مراسلہ ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے قیصر روم کی جانب بھیج دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ قیصر روم ہلاکو خان سے اپنی رشتہ داری پر مکمل رضامند ہو چکا تھا اور اس ضمن میں اپنی رضامندی کا ایک مراسلہ ہلاکو خان کو روانہ کیا جا چکا تھا۔ جب اسے برکئی خان کا مراسلہ ملا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ برکئی خان اور ہلاکو خان دونوں چچا زاد بھائی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہیں۔ اگر وہ برکئی خان کو انکار کر دیتا تو یقیناً برکئی خان کے لشکروں کا رخ قسطنطنیہ کی جانب مڑ جاتا۔ قسطنطنیہ برکئی خان کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی طلب کو پورا کر دیا جاتا۔ قیصر روم نے برکئی خان کو بھی رضامندی کا پروانہ روانہ کر دیا کہ اسے نوگئی خان کا رشتہ منظور ہے۔ یہ قیصر روم کا نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا جسے غیر مسلم مورخین نے بے حد سراہا۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ برکئی خان ایک مسلمان حکمران تھا اور مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کی فتح کار عظیم کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر کوئی اس بارے میں سوچتا ضرور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلی مہم قسطنطنیہ روانہ کی گئی تھی، جس میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صرف اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ اس فتح سے نوید جنت پا سکیں، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس مہم کو ختم کر دینا پڑا اور لشکر واپس لوٹ آیا۔ دوسری بار حضرت امیر معاویہ کے دور میں کوششیں کی گئیں مگر کوئی نتیجہ نہ نکل پایا۔ یہ سلسلہ بدستور جاری تھا مگر قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ اگر برکئی خان کا رخ قسطنطنیہ کی جانب ہو جاتا تو اس کی فتح زیادہ مشکل نہیں تھی۔ منگولوں کی ثابت قدمی اور درندگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ قیصر روم کا یہ فیصلہ در حقیقت امت مسلمہ اور سلطان رکن الدین بیبرس کے حق میں گیا۔ قیصر روم ہلاکو خان اور برکئی خان دونوں کی مدد کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو اس بات کا اندیشہ بھی باقی تھا کہ قیصر روم خفیہ طور پر ہلاکو خان کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ خود نہ صحیح تو دوسری نصرانی ریاستوں کو اس بات کی سفارش کر سکتا ہے کہ وہ ہلاکو خان کی معاونت کریں تاکہ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا سکے۔ اس اندیشہ کو سلطان بیبرس نے کچھ اس انداز میں رفع کرنے کی کوشش کی کہ اس نے ایک مراسلے میں شاہ قسطنطنیہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو دونوں ممالک میں تجارتی معاملات اعلیٰ پیمانے پر فروغ پا سکتے ہیں اگر وہ قسطنطنیہ میں مسلمان تاجروں کے تحفظات کی ضمانت فراہم کرے تو سلطان بیبرس بلاد اسلامیہ میں نصرانی تاجروں کی تکمیل کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور انہیں ہر سہولت بہم پہنچائے گا۔
दोनों के समुद्री रास्ते पुरअमन बन जाएंगे। समंदरों में जंगी बेड़ों की बजाय तिजारती काफिले सफ़र कर सकेंगे और इससे न सिर्फ रैयत को आराम मुयसर रहेगा बल्कि दिफाई अमूर पर खर्च होने वाली कसीर रकम भी बच जाएगी। कैसर रोम ने सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की पेशकश का बगौर जायजा लिया तो इसे इसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखाई दिया। कुस्तुनतुनिया को जिन अशिया की ज़रूरत रहती थी वो ज़्यादातर बलाद इस्लामिया से ही वहाँ लाई जाती थी। इस तिजारती माहदे में अफादियत ज़्यादा थी और दिफाई अखराजात भी कम होते दिखाई दे रहे थे। दोनों कुव्वतों को आपस में जिस तसादुम का एहतमाल था वो भी अमन और सुकून में ढल सकता था। कैसर रोम ने सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की पेशकश को कबूल कर लिया और तिजारती माहदे पर दस्तखत कर दिए। सुल्तान बेबरस ने अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक कतरा खून का बहाए बगैर ही कैसर रोम को आलमी सियासत से निकाल बाहर खड़ा किया। उसकी हैसियत गैर जानबदार फरीक किसी हो चुकी थी। नाजरीन, 1262 ईस्वी के मौसम सरमा के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद एक वसी और अरीज़ लश्कर कहिस्तान की बलाई पहाड़ियों से नमूदार हुआ और उसने बातनी जमात के तमाम कलों को मुहासरे में ले लिया। वादी कफकास की जानिब मौजूद बातनी लश्कर पर अकब से हमला करके उन्हें ढेर कर दिया गया। इस मुहासरे की खबर बरकई खान तक ना पहुँचने दी गई। वादी कफकास मुकम्मल तौर पर हलाकू खान के कब्ज़े में आ चुकी थी। कलाल मौत में क़याम ज़री खेल मंगोलों के दस्ते भी मासूर होकर रह गए। शेख कबीरुद्दीन अपनी जमात की हलाकत और अपने गिरद फैले हुए मंगोलों को देख कर दीवाना हो रहा था। वह बदहवासी के आलम में दिन में कई बार मतीउद्दीन के पास आता और उसे हर बार बरकई खान से रब्ता करने की हिदायत देता। मतीउद्दीन को सुझाई नहीं दे रहा था कि वो किस तरह बरकई खान से रब्ता कायम करे। हर तरफ मंगोलों के लश्कर फैले हुए थे और वह किसी भी गैर मंगोल को अपने बीच देखकर गिरफ्तार कर लेते। कई फिदइयों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की मगर वह मंगोलों के हाथों लुकमा जल बन गया। मतीउद्दीन ने शेख कबीरुद्दीन पर साफ अल्फाज में ज़ाहिर कर दिया था कि वो किसी तरह समरकंद तक ये खबर पहुँचा दे तो फिर कुछ हो सकता है।